हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 3 सितंबर 2023 है। तो वीकली कंपाइलेशन के साथ हर हफ्ते की तरह इस सप्ताह भी ठीक है, जितना 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक जितना भी करंट हुआ है उसका कंपाइलेशन के साथ एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये करने का उद्देश्य एक ही है कि आप जो भी पढ़े हैं उसका एक बार रिविजन हो जाए, क्योंकि रिविजन नहीं करने की वजह से आदमी पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ हमारा क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन है ये सारा जो क्वेश्चन है मैं ये सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर डिटेल से बढ़िया से देखना है 5-6 क्वेश्चन करते हुए हमको 40 मिनट 35 मिनट का वीडियो बन जाता है। आज सारा कंपाइलेशन होगा तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ रिविजन के मूड में जितना भी हो सके बोलने का प्रयास करेंगे, वो आप रिविजन कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एथेंस से इसरो पहुंचकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस हम लोग मनाएंगे। आप लोग जानते हैं अब प्रधानमंत्री जी हमारे जिस दिन 23 अगस्त को जब हम लोग चंद्रयान 3 का सफल मतलब अपना लैंडर वहां पे जब पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर, तो वो यहाँ पे नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था। फिर वहां से ग्रीस चले गए थे। एथेंस जानता है, ग्रीस का राजधानी एथेंस है ना, तो वहां पे गए हुए थे। वहां से फिर आए तो डायरेक्ट बेंगलोर में आए। बेंगलोर में आकर के वैज्ञानिकों से मिलने के बाद 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया गया। और यहीं पे एक घोषणा किया गया जो चंद्रयान 2 था, जहाँ पे उसका पदस्थली था, जहाँ पे अपना उसका पद चिन्ह था, उस जगह को तिरंगा पॉइंट दिया गया है। और अपना लैंडर जहाँ पे लैंड किया था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। तो ये दो चीज आप लोग जानते होइएगा। 22 अक्टूबर को 2008 को पहला चंद्रयान फर्स्ट गया था। 22 जुलाई को जो है चंद्रयान 2 गया था अपना अब 2019 में। और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 गया था। आप लोग सब जानते हैं। अब चांद पर शिव शक्ति पॉइंट सब बता दिए। उसका लैंडिंग स्थल तो था 5 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर था। चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग स्थल था वो आपका 500 मीटर इंटू 500 मीटर था। इस वजह से दिए जो लैंडिंग स्थल इसका नामांकन किया गया, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ठीक है। अब देखिए ग्रीस जो गए थे वहां पे जो है प्रधानमंत्री को अपना एक वहां का बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जो अब तक का ग्रीस को छोड़ करके बाहर का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी को नहीं मिला था। तो वो उसका अवार्ड ग्रांड क्रॉस ऑर्डर अवार्ड दिया गया था। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेलों में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इंग्लैंड में बर्मिंघम में हो रहा था। ये आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, बर्मिंघम में हो रहा था। ये जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार ऐसा मतलब वहां पे हुआ है जो बहुत बुरी तरीके से मतलब 9 विकेट से जीता था अपना भारतीय टीम। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये खेल हो रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप बीडब्ल्यू डेनमार्क के कोपेनहेगन में एच एस प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए ये स्वर्ण पदक जीत नहीं पाए, रजत पदक तक ही इसको संतुलित करना पड़ा। ठीक है, तो कोपेनहेगन में जो है एच एस प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? क्या कहिएगा? रजत पदक जीता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी है। कहाँ पे हो रहा था? डेनमार्क की कोपेनहेगन में हो रहा था। ये बात आप लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? विश्व व्यापार संगठन के मंत्री समूह के 13वें बैठक का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा? देखिए ये फरवरी 2024 में अबुधाबी में किया जाएगा। WTO का जो शीर्ष संस्था है, टोटल 164 देश है। 164 देश का शीर्ष संस्था प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आपका बैठक होता है। और इस बार अबुधाबी में होने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी ट्रेड का व्यापार का जो भी काम होता है तो यही संस्था सारा चीज मैनेज करती है। इससे पहले जेनेवा में हुआ था, अभी कहाँ अबुधाबी में हो रहा है। WTO का जो चीफ है वो कौन है? आपका है यही नाकोजी ओंकोजी इवेला है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की है ये। ठीक है ना, तो मतलब दक्षिण अफ्रीका महादेश की है। ये थोड़ा सा जानते चलिएगा। WTO का स्थापना 1995 में होता है कि नहीं है? चलिए 164 देश टोटल है। 164 प्रदेश आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? INS सुनैना 21 से 25 अगस्त को किस देश के बंदरगाह में सफल यात्रा की है? तो देखिए INS सुनैना इस वजह से भी फेमस है क्योंकि ये जो है ये कोई अभ्यास में नहीं गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गया था। जो समुद्र में हम लोग का हिंद महासागर है ना, वहाँ पे क्या है ना, अपना साझेदार देशों के साथ तो भारत का नौवहन संबंध को क्या करना है, मतलब अच्छा बनाना है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है INS सुनैना और दक्षिण अफ्रीका के कुछ नौसेना जो जहाज है वहां से मिलकर के अपना एक वो किया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। और अभी वहां पे ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी हो रहा था, है कि नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य आपको हम जो बताएं वही है। पढ़ सकते हैं, साझेदार देशों के साथ भारत के नौवहन संबंध को मजबूत करना है और क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास को गति को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का लॉन्च किया? देखिए मुहाजिर 10 ड्रोन जो है ना, ये बहुत
हाई टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिका का ड्रोन, जो आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका सबसे टॉप में रहता है, तो अमेरिका का एक ड्रोन है MQ-9 ड्रोन, तो उसी का जो है बराबरी का टक्कर का ड्रोन है। और ये ड्रोन कहा जाता है कि जो इजराइल है, जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के वहां पे हमेशा तनातनी 1945 मतलब 48 से ही चल रहा है, तो इसी को लेकर के कहा जा रहा है, कयास लगा जा रहा है कि ये इजराइल तक मार करने में सक्षम है। तो इसका पूरा क्राइटेरिया हम आपको दे चुके हैं, कितना किलोमीटर तक जा सकता है, कितना दूरी है, कितना मारक क्षमता, कितना स्पीड पकड़ सकता है, ये तो क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। अब जानते हैं ड्रोन के मामले में ये बहुत हाईटेक है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में ईरान जो है रूस को बहुत सारा ड्रोन उपलब्ध भी कराता है, ऐसा ऐसा न्यूज में बात आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और कहेगा कि कौन सा ड्रोन है, तो ये MQ-9 याद रखिएगा, ये अमेरिका का ड्रोन है जो इसको टक्कर देने के लिए बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम प्लास्टिक के पीने वाले पानी के बोतलों पर प्रतिबंध। देखिए, जानते हैं आप लोग कि अभी हम लोग प्लास्टिक के लिए पर्यावरण हम लोग का दूषित हो रहा है, तो इसको लेकर के असम सरकार ने एक घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती में 2014 में हम लोग स्वच्छ अभियान भी चलाए थे, मोदी जी किए थे, है ना। तो इसी में बोल रहे हैं कि असम में जो भी है, जो पैकेट में नहीं था, पॉलिथीन में पानी उन्हीं बेचता है, तो उसको बैन करने की बात किया। और कहेगा कि सबसे पहले प्लास्टिक बैन करने की बात कौन सा स्टेट का बात कहेगा, तो हिमाचल प्रदेश कहिएगा। इसका आंसर असम हो जाएगा। ये हफ्ता है ये क्या बोलते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। ठीक है ना। चलिए इतना सब आप लोग जानते हैं, ये सब डिटेल सारा चीज हम करा चुके हैं, जाइएगा वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा A to Z। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका गांधीनगर हो जाएगा। ये जान लीजिए कि G20 का जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक 9-10 सितंबर को होने वाला है दिल्ली में। ठीक है, अब G20 का अध्यक्षता हम लोग के पास जो है 30 नवंबर तक रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर चला जाएगा किसके पास, ब्राजील के बाद, जो ट्राइंगल जो बनाता है। तो आप लोग जानते हैं इससे पहले 17वां कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में, 18वां हमारे वहां पे हुआ, 19वां कहाँ पे चला जाएगा, ब्राजील में चला जाएगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक कहाँ होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है 9 से 10 सितंबर को। ठीक है, तो G20 का बहुत सारा बैठक हुआ है, उसमें से एक आपका वैज्ञानिक सलाहकार का बैठक हो रहा था गांधीनगर में। तो ये थोड़ा सा आपको जान के, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हम लोग का कौन है, तो ये आपका ये है अजय कुमार सूद है। तो अजय कुमार सूद को याद रखिएगा, इसी के द्वारा वहां पे नेतृत्व किया गया। ठीक है, गांधीनगर में, तो इसको थोड़ा सा जान लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद आपको बताए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 में आया था। ठीक है, 53 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था ना। फिर 55 में अपना दिसंबर 55 में अपना रिपोर्ट सौंपा, और 56 से जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी हुआ। तो उसी में से एक क्षेत्रीय परिषद, ये क्या है ना, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका अलग अलग टोटल पहले 5 था, फिर 1971 में 6वां जो है क्षेत्रीय परिषद आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए बनता है। ठीक है, उसका बैठक की अध्यक्षता हमेशा गृह मंत्री ही करते हैं। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र परिषद है, तो इसमें आपका मुंबई आता है, गोवा आता है, फिर दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और गुजरात आता है। तो अभी यहाँ पे गांधीनगर में बैठक हो रहा था और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये किया जा रहा था। इसके बारे में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं। ठीक है, अंतरराज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्य परिषद, ये सब टोटल की इसका स्थापना कब होता है, तो ये क्षेत्रीय परिषद जो है इसका स्थापना 1956 को होता है। ठीक है, और अंतरराज्य परिषद कहेगा तो 90 में कहिएगा। हम पूरा बता चुके, पीछे में जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा से डिटेल में एक एक आर्टिकल के बारे में बात किया। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में बैठक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्षेत्रीय परिषद टोटल 6 है, याद रखिएगा। ठीक है, 6वां जो है क्षेत्रीय परिषद 1971 में जब पूर्वोत्तर भारत के लिए बनाया गया था। चलिए अगला आइए, आप देखिए एक थोड़ा सा सूचना है आपके लिए। मिशन सन हो चुका है आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा हम लोग कल 11:50 में श्री हरिकोटा से परीक्षित कर चुके हैं। इस पे हम एक वीडियो अच्छा से बनाए हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है संभवतः सूरज के बारे में अपना, उसके बाद आदित्य वन पहला जो सौर मिशन है उसके बारे में। ठीक है, उसमें 7 पेलोड होगा, वहां पे पहुंचेगा। जो एल कक्षा है, मतलब सॉरी एल लैग्रेंज पॉइंट है, वहां पे हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 127 दिन यानी 4 महीना के करीब करीब लगने वाला है। तो सारा चीज हम अच्छा से वहां पे संयोजित तरीके से आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, यहाँ पे वहाँ का जो वातावरण के लिए ये कोरोना है, प्रकाश मंडल है, वर्णमंडल है, इसका अध्ययन के लिए जो जा रहा है, हम बढ़िया से वीडियो बना दिए आपके लिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए सूचना था, आप समझ ही रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखिए अब अभी जो है बुडापेस्ट में आपका ये खेल हो रहा था। ठीक है, बुडापेस्ट में हो रहा था ना, तो हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, वहीं पे हो रहा था 19वां एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्डन बॉय। और नीरज चोपड़ा के ही जो एथलेटिक दल जो गया था, इसी के नीरज चोपड़ा के ही प्रतिनिधित्व के इसी के साथ गया हुआ था। तो इस पहली बार जो है भारत मतलब विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ठीक है, और ये नीरज चोपड़ा अपना भाला फेंक खिलाड़ी है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, आप लोग जानते हैं, ये हरियाणा के हैं। ठीक है,
हरियाणा का है। और इसके साथ साथ जो है एक बहुत मूवमेंट अच्छा था, ये अपने साथ जो ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, अरशद नदीम है, इसको बुलाया, ये वहां पे रजत पदक जीता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, तो इसी वजह से हम ये फोटो रखे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग जानते चलिएगा। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा कितना फेंक करके ये पदक जीता है, तो आप लोग जान जाइए, ये ज्यादा नहीं फेंके हैं, ये फेंके 88.17 फेंके। अब देखिए, अभी ज्यूरिख में जो है डायमंड लीग हुआ था, वहां पे भी नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड पदक, पिछले बार जो है डायमंड लीग में गोल्ड पदक जीता था, इस बार 2023 में गोल्ड पदक नहीं जीता है। और इस बार जो है वहां पे कितना फेंके हैं, 85.71 मीटर फेंके हैं। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, हाल फिलहाल का घटना है ये दोनों। तो डायमंड लीग ज्यूरिख का, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख पड़ता है, डायमंड लीग ज्यूरिख में जो है कहेगा कि ये आपका नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है, क्या कहिएगा, रजत पदक जीता है, कितना फेंके, 85.71, ठीक है। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपका बुडापेस्ट में हो रहा था 19वां, ठीक है, तो ये कहाँ पे जीते, ये कौन सा जीते थे, तो आपका स्वर्ण पदक जीते थे, पहली बार भारत जो है ये पदक जीता है। और कितना भाला फेंके थे, 88.17 फेंके थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। उसके साथ साथ अरशद नदीम को भी याद रखना, ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है, ये रजत पदक जीता था और इसने जो है 87.82 मीटर भाला फेंका था, ये भी आपको याद करते चलना है। ये कहाँ पे हुआ था, तो आपको हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, ठीक है। अभी आपका जो बोले थे ज्यूरिख डायमंड लीग जो हुआ है, वहां पे जो है चेक गणराज्य की जो है, जो चेक गणराज्य का खिलाड़ी है वो स्वर्ण जीता है, और अपना नीरज चोपड़ा अब रजत जीता है। याद रखिए, एक फिलहाल एक दिन पर कल की घटना है, हम एक ही साथ सोचे कि बता दें, तो न्यूज जैसे ही आया तो मैं आपके पास रख दिया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कौन पदक जीता है, क्योंकि स्वर्ण जीतते आ रहा है तो लोग को लगेगा कि स्वर्ण नहीं मारते, नहीं, स्वर्ण नहीं मारना है, रजत जीते हैं। कितना फेंके हैं, तो 85.71 मीटर फेंके हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत को जानो कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते हैं भारत का जानो कार्यक्रम हर साल किया जाता है और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये दिल्ली में होता है, ठीक है। इस बार 67वां आयोजन किया जा रहा था, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस सबसे क्वेश्चन बनता है, भारत को जानो कार्यक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था। चलिए ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला हनी बी पार्क। देखिए हनी बी पार्क जो है तमिलनाडु में खोला जाता है। देखिए आप तो ये अगर आप देखिएगा, ये अपना भारत है ना, ये अपना तमिलनाडु है, ये आपका तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु है। ये वाला जो आप पूर्वी घाट में ना, ये पूर्वी घाट में इधर वाला जो है, यहीं पे आपका एक पहाड़ी है, ठीक है, उसको जवादी पहाड़ी बोलते हैं। जवादी पहाड़ी में वहां पे जनजातीय लोग निवास करते हैं, वहीं पे जो है हनी बी पार्क खोला गया है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए जो हनी जो आपका मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी की छत्ता को हिप कहते हैं, बहुत बार पूछ लेता है आपको रीजनिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन की फलाने को फलना कहते, तो मधुमक्खी की छत्ता को क्या कहेंगे, हिप कहेंगे। और एक छत्ता में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, एगो रानी मक्खी होती है, ठीक है, फिर एगो उसके संचालन करता अलग होती है। याद रखिएगा कि एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहते हैं, हिप कहते हैं। मधुमक्खी के लिए मतलब हनी पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो तमिलनाडु में खोला जा रहा है। कहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, ये जवादी पहाड़ी, ये पूर्वी घाट में पड़ता है, ठीक है, पश्चिमी घाट की बात नहीं कीजिएगा, पूर्वी घाट की बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद्र जी जो थे, इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1928 से 32 और 36 3 बार जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद्र जी थे। इसका जन्म 29 अगस्त 1905 को और 30 दिसंबर 1979 को इसका मृत्यु हो जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में 2012 से खेल दिवस मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, हम लोग खेल दिवस कब से मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जानते चलना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब हो जाएगा, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद्र जो है 3 बार अपनों को गोल्ड मेडल दिया था, 1928 में, 1932 में और 1936 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद तो जानते ही हैं आप लोग कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 39 से, तो खेल नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल है ना व्हीकल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नितिन गडकरी हो जाएगा। अभी फ्लेक्स फ्यूल का बहुत ज्यादा चर्चा था, दुनिया में पहली ऐसी बार हुआ है जो भारत में, आप लोग जानते हैं कि भारत जो है कच्चे तेल का पूरा आयात पर निर्भर रहता है। तो इसी की निर्भरता को दूर करने के लिए अब जो भी गाड़ी है, गाड़ी में क्या है ना, जो इथेनॉल है। देखिए इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, ठीक है ना, इसको जो है ब्लेंडिंग किया जाता है। ब्लेंडिंग क्या है, मिश्रण है, और इसी मिश्रण को क्या कहते हैं, फ्लेक्स कहते हैं। मिश्रण क्या है कि कुछ पेट्रोल होगा, मान लीजिए कि 80% अपना क्या हो गया, 80% आपका इथेनॉल हो गया, उसके बाद 80% इथेनॉल हो गया, और उसके बाद इसमें मान लीजिए 20% क्या हो गया, आपका पेट्रोल हो गया। तो इसी को हम लोग जब ब्लेंडिंग करा देंगे, ब्लेंडिंग जब करा देंगे तो इसी ब्लेंडिंग को हम लोग क्या फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। तो
100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी, ये अपने से क्या है ना, इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। इथेनॉल डालिए, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, उससे फिर आपका गाड़ी चलेगी। ये टोयोटा की गाड़ी है, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि टोयोटा जो है इससे पहले जो इलेक्ट्रिक भी गाड़ी लॉन्च हुआ था भारत में, तो ये टोयोटा ही किया था, और ये भी टोयोटा इनोवा है, उसी को अब नितिन गडकरी जो है ये काम किया। आप जानते हैं कि 2025-26 तक हम लोग जो है E20 का लक्ष्य रखें। E20 क्या है, तो इथेनॉल को ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। 10% का हम लोग लक्ष्य पा चुके हैं। सरकार का ये बहुत बड़ा नीति है। बहुत ज्यादा हम लोग जो है कच्चा तेल पर क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए सरकार एक योजना लेके आई है, E20 क्या है, ब्लेंडिंग है, पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाएगा। अब इथेनॉल कहाँ से, तो आप जानते हैं जैसे गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। इस सारा चीज से क्या करते हैं हम लोग, इथेनॉल प्राप्त करते हैं। इससे क्या है कि जो भी किसान है उसको भी अपना क्या आय की उसमें बढ़ोतरी होगी, उसको रोजगार मिलेगा, है कि नहीं है। तो BS6 स्टेज 2 डायरेक्ट इधर भारत स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। चलिए, नितिन गडकरी इसके बारे में बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, अगला क्या क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास भारत स्टार 2023 में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की। देखिए, अभी भारत स्टार का आयोजन बहुत सारे 23 देश मिल करके ये जो है मिस्र से बहुत पहले से होता है, ठीक है। तो मिस्र गया हुआ भारत ऐसे पहली बार है कि ऐसा मिस्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी अपना मिस्र भी गए थे, ठीक है। वहां पे उसको अवार्ड भी मिला था, है ना, गरीब को नाइल अवार्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अभी मिस्र के साथ जो फतेह अल सीसी के साथ अच्छा हम लोग का संबंध चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत स्टार वायुसेना अभ्यास 3 मतलब सारा चीज हो रहा है, ठीक है। बहुपक्षीय अभ्यास है, कई देश इसमें भाग ले रहा है। तो मिस्र गया हुआ था, तो इसको आप लोग एक नजर अपने नजर से देख लीजिएगा। सिर्फ देखिए, हम रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पे, अभी हम कुछ बोलने वाले हैं नहीं। हाल ही में इस राज्य ने पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्ग को के लिए 27%, देखिए एक झावेरी आयोग बना था, झावेरी आयोग सिफारिश किया। गुजरात में अभी इलेक्शन होने वाला स्थानीय निकाय में, तो उसमें क्या बोला है, 27%। अभी 27% आरक्षण को है जो OBC को देने वाले जो है आपका MP भी है, ठीक है। MP में शिवराज सिंह चौहान भी दे चुका है, अब कौन, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का जो है ये भूपेंद्र भाई पटेल जो है ये जो अपना घोषणा किया है झावेरी आयोग की सिफारिश पर ये दिया जाएगा। तो गुजरात में सब OBC देखिए, देख लीजिए आप लोग, जो भी है 29 अगस्त को ये घोषणा किया गया। झावेरी आयोग याद रखेगा कि झावेरी आयोग किससे संबंधित था, तो आपको OBC मतलब स्थानीय निकाय में OBC को 27% आरक्षण देने की बात किया गया है। ये कौन सा, गुजरात सरकार इसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, श्री अन्न मेला 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जा रहा है। तो श्री अन्न मेला, देखिए अभी आप लोग जानते हैं हम लोग जो है मोटा अनाज वर्ष अभी मना रहे हैं, UNO द्वारा घोषित करवाया गया था। मोदी जी वहां पे UNO में जाके ये बात उठाए थे। तो श्री अन्न मेला योजना जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे 1987 में राज्य बना था, ये जानता है, तो वहीं पे चल रहा है श्री अन्न मेला, और ये अरुणाचल प्रदेश में। देख लीजिए, मोटा अनाज को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है ना। केंद्र सरकार का अलग अलग योजना भी इसमें प्रारंभ किया गया है। G20 में अध्यक्षता हुआ था, तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, ठीक है ना। SCR के द्वारा बहुत सारा ये अपना अनुबंध भी किया गया है। ऑनलाइन सेवा देने में देश का प्रथम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो आपका ऑनलाइन सेवा देने वाला प्रथम राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जानता है जब 31 अक्टूबर 2019 को जब अलग उसको राज्य का दर्जा हटा करके यूनियन टेरिटरी कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा शासन प्रशासन सही हुआ। यहाँ पे जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है, तो मनोज सिन्हा वहां को अच्छा से संचालन कर रहे हैं। अभी इस पे विवाद भी छिड़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दोबारा कब दिया जाएगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा बहस चल रहा है, देखिए ये कब तक फैसला आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो विश्वविख्यात विशिष्ट उत्पाद एक अभी हाल फिलहाल में जो है आपका क्या, भदरवा राजमा, वहां का जो है विश्वविख्यात है, भदरवा राजमा है, और वहां का एक शहद है, ठीक है। उस शहद को दिया ही नहीं लिखा है शायद, ठीक है। विश्वविख्यात भदरवा आपका कौन है, हाँ, सुलह शहद, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। भदरवा राजमा और सुलह शहद को वहां का GI टैग भी प्रदान किया गया है, ये 2 बात याद रखिएगा, ठीक है। मैंने देखिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं नीचे में लिख दिया हूँ, या आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हर चीज क्वेश्चन बना के देने से जरूरी नहीं होता कि मेन जो बात है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। वो कोई भी माध्यम से पहुंचे, लिख के हो, बोल के हो, या फिर समझा के हो। तो ऑनलाइन सेवा देने में देश का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भदरवा राजमा और सुलह शहद का जो है GI टैग कौन, तो GI टैग के बारे में जानते हैं, यह एक अधिनियम 1999 में आया, फिर 2004 में सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। अभी बहुत सारा उत्पाद है, 10 साल के लिए किया जाता है, अनुबंध किया जाता है कि नहीं है, जो हमेशा ये मिलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब जानते हैं। GI टैग, अब GI टैग सब क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है, बट थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। देखिए अभी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड हुआ था, ठीक है। इंदौर को फर्स्ट नंबर में, मध्य प्रदेश राज्य को इंदौर को फर्स्ट नंबर में दिया गया था। टोटल उसमें जो है 66 कैटेगरी में दिया गया था, तो जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2
सिटी को दिया गया, तो एक नागालैंड के कोहिमा के लिए दिया गया और सिक्किम का एक जगह है आपका नामची, ठीक है, इस दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यही चीज हम आपको, तो देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी कुछ होता है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार अलग अलग योजना चला रही है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान लेके चलना है, ठीक है। तो सिक्किम के नामची को और नागालैंड के कोहिमा को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है, टोटल 66 इसमें दिया गया था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के में तब चंडीगढ़ को नंबर 1 दिया गया था, और ऐसे में कहिएगा तो इंदौर शहर को दिया गया था, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, नामची, सिक्किम का नामची और नागालैंड का कोहिमा। नागालैंड का राजधानी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है, आप एक बार नजर से अपना देख लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 18वें G20 के लिए किस मोबाइल ऐप को विकसित किया गया। देखिए अभी G20 का भी आपको फिर से बोल रहे हैं कि 9-10 तारीख को आपका G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मेलन होने वाला है दिल्ली में। पूरा दिल्ली को एकदम नेट एंड क्लीन, अलग अलग वहां दिल्ली नगर निगम जो है उसके तहत और पौधारोपण किया जा रहा है, दिल्ली को एकदम पूरा जबरदस्त कर दिया। आप देखिए रशिया भी और चाइना ये दोनों नहीं आने वाले हैं पुतिन पर तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वहां पे उसका जो आदेश दिया गया था, तो इसके चक्कर में वो नहीं आ रहे। अब चाइना वाला के साथ भी हम लोग का कोई अच्छा, क्योंकि चाइना जो है हाल फिलहाल में अपना नया नक्शा जारी किया है, उसमें हम लोग टीका टिप्पणी किए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वहां पे भी मैटर थोड़ा डेंस है, तो देखिए कौन कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी बाइडन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। तो G20 के लिए एक ऐप शुरू किया गया, उस ऐप का नाम G20 इंडिया है, ये बात आप जान लीजिएगा, क्योंकि G20 जो है, G20 के अध्यक्षता जो 18वां हुआ है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इस पे अपना ज्यादा से ज्यादा वसुधैव कुटुंबकम की जो अपना ध्येयवाक्य था उसको लेकर के ये बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है ना। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल में इसके लिए इसको बहुत नाम पहचान भी मिला है। तो इसको थोड़ा आप G20 का हर एक चीज को आपको देख के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास रहना ही रहना है ना। तो 19वां G20 कहाँ पे हो जाएगा, ब्राजील में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात पता है, लूला डी सिल्वा है वहां पे, लूला डी सिल्वा है ना वहां का। चलिए आइए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण जल चरण किसके, देखिए बात यही है, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में शायद, ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का जो लिमिटेड मुंबई में जो निर्मित युद्धपोत है, देखिए एगो प्रोजेक्ट 70A के तहत आपको और दिन बोलते जंगी जहाज 7 को जंगी जहाज का निर्माण करना था, ठीक है। इससे पहले जो है अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब कलकत्ता से आपका INS विंध्यागिरी का जलावतरण किया गया था, तो टोटल 6 हो चुका था, तो 7वां नहीं हुआ था। इस 2019 में प्रोजेक्ट 70 को जो आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया जा रहा था, 7 जंगी जहाज बनाना था। 2 आपका एक यहाँ पे गार्डन शिपयार्ड बिल्डर्स या आपका कलकत्ता, और आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, ये दोनों मिलकर के बना रहा था। 7 जंगी जहाज है, उसमें से आपका अभी जो हाल फिलहाल में जो महेंद्रगिरी किया गया है, आपको जानते हैं उड़ीसा में छूटी है, उसी के नाम पर ये आपको बनाया गया था, ठीक है। उसका जो इसका जो उद्घाटन किया है आपका सुदेश धनखड़ किया है, और सुदेश धनखड़ जगदीप धनखड़ की पत्नी है, ठीक है। ये जगदीप धनखड़ अपने उपराष्ट्रपति, आप लोगों को ही पता है। तो टोटल 6, तो पहला जो है 2019 से ये प्रोजेक्ट 2019 से काम कर रहा है, और पहला जो है INS नीलगिरी था, ठीक है। अभी टोटल 7 हो गया है, और अंतिम कौन सा है, दूनगिरी है, नीलगिरी है, विंध्यागिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी है। ये टोटल पर्वत के नाम पर बनाया गया था। 6-7 को जंगी जहाज आपको याद रखना है। देखिए 2-3 चीज आपको याद रखिए, INS आपको कलवरी सैनी का याद रखना है, वहां पे जो 6 को बनाने वाला था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं बोले थे वागीर वेला, तो वो आपका कौन, कलवरी सैनी का हो गया। और जंगी जहाज में प्रोजेक्ट 70A के तहत अगर काम करेगा तो आपको ये 7 को याद रखना है, जिससे 2019 से लेकर 2023 तक का ये आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा था। 2 सब डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा था, एक आपका कलकत्ता वाला गार्डन रिच और एक मुंबई वाला मझगांव डॉक शिप लिमिटेड, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका भी जलावतरण हो चुका है। ये कौन किया है, सुदेश धनखड़ कौन थी, जगदीप धनखड़ की पत्नी है, ठीक है। ये हाल फिलहाल में हुआ है, कल परसों का ये घटना है, तो आपको थोड़ा सा जान। महेंद्रगिरी क्या है, तो महेंद्रगिरी के बारे में आप लोग जानते हैं, उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य है ना, उसी का सर्वोच्च छुट्टी है महेंद्रगिरी। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है कि नहीं है। अब ये देखिए विश्व संस्कृत, क्योंकि इसको देव भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। वेदों का भाषा संस्कृत है, पुराणों का भाषा संस्कृत है। इसको अभी संस्कृत को बोलने के लिए सरकार जो है कई पहल भी शुरू किया है ना। तो यही बात है, इसी वजह से विश्व संस्कृत दिवस को थोड़ा जानना जरूरी है। तो 31 अगस्त को हम लोग विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं, है कि नहीं है। तो देख लीजिएगा, जितना भी देखिए आपको कहते हैं, अभी पहले वाला बात था कि उच्च वर्ग का भाषा है, तो अभी क्या है ना कि आमजन भी अब धीरे धीरे इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम चला रही है। देव भाषा इसी को कहा जाता है, ठीक है। जो आपका पुराण है, वेद है, ठीक है, ये सब सारा चीज संस्कृत भाषा में ही लिखा
गया है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 31 अगस्त को तस्करी दिवस मनाते हैं। चलिए, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन अक्टूबर 2000, देखिए अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का जो है इसका जो है रैली शुरुआत किया गया था असम के गुवाहाटी से, तो बोला गया कि इस बार जो है अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन का नई दिल्ली में होगा। तो ये याद रखेगा, ये लॉजिस्टिक को, जो लॉजिस्टिक है ना अपना, तो लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने करके लेके लिए ये जो है समिति बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो अभी मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन अक्टूबर में दिल्ली में होने वाला है। इसका रैली का आयोजन जो किया गया था आपका हेमंत बिस्व शर्मा वहां पे किए थे, और अपना कौन है ये मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, ये दोनों आदमी वहां पे गए हुए थे, और सर्बानंद सोनोवाल जो है इसका वहां पे रैली को मतलब शुभारंभ भी किया था। तो ये याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पे इसका बैठक होगा? तो नई दिल्ली में होगा। वैश्विक क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ाना है, आपको बोले ना लॉजिस्टिक से जो है पूरा विश्व को जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा। अभी गुवाहाटी में क्या हुआ था? तो इसका रैली का उद्घाटन किया गया असम के गुवाहाटी से। ये दोनों चीज क्या कहिएगा, इसका उद्घाटन कौन किया था? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, पत्तन एवं पोत मंत्री है, आप लोग जानता है। चलिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय लघु हम लोग का ना लघु उद्योग मंत्री कौन है? अपना नारायण राणे है, नारायण है ना, राणे। तो अभी राष्ट्रीय लघु उद्योग, इसको तो भैया याद रखिएगा, बहुत अभी लघु उद्योग पे सरकार एमएसएमई में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो 30 अगस्त को जो है हम लोग क्या करते हैं? लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। तो ये बात आपको जान के चलना है। क्या कहिएगा? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? अब 30 अगस्त को मनाते हैं। इसका मंत्री कौन है? तो क्या कहिएगा? नारायण राणे है। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2023 को आप लोग समझ देखिए। ठीक है, चलिए अगला। चलिए देखिए, सारा चीज बता चुके हैं, ज्यादा हम यहाँ पे अभी कुछ बताने वाले हैं नहीं। कुपोषण मुक्त भारत के लिए देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और राष्ट्रीय पोषण माह दोनों चलता है। ठीक है, ये बहुत पहले का योजना है, 1967-68 से चलता, फिर 1980-82 से ये रेगुलर किया गया। जानते हैं कि हम लोग के यहाँ पे जो भी गर्भवती महिला है, बच्चा है, कुपोषण से बहुत ज्यादा हम लोग को जो है पोषण के स्तर पर बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाने का जरूरत है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 अगस्त सितंबर को मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय पोषण माह कहेगा तो आपको सितंबर मार देना है। ठीक है, क्या मानना है? सितंबर मार देना है। ये बात आप लोग जान जाइएगा। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर हो जाएगा और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से सितंबर। और इसको कंप्लीट रूप से 2018 से मोदी सरकार इसको रेगुलर काम करा रहा है। ठीक है, 2018 से, ये बात आपको जान लेना है। तो ठीक है, तो इस बार जो है राष्ट्रीय पोषण माह का जो है थीम क्या रखा गया है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो है महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उसको आपको कुपोषण से निकालना है, उसको सही से आपका जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर और राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीना को, ये 2018 से रेगुलर रूप से चलाया जा रहा है। इसका थोड़ा थीम याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण माह का थीम क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान 2000, देखिए यहाँ पे लिखा ही दिया गया। देखिए 1982 से भी ये चला था, तो वो रेगुलर ही मूड में था। फिर राष्ट्रीय पोषण माह से फिर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में कन्वर्ट हो गया, और 2018 से इसको जो है बढ़िया से इसका जो विस्तार पूर्वक इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए, अभी जो है क्लाइमेट फुटबॉल क्लब, देखिए क्लाइमेट फुटबॉल का पहला प्रोफेशनल कप, देखिए यहाँ पे एकदम कोई भी पॉलिथीन का यूज नहीं होगा। लद्दाख में किया जा रहा है, पहला प्रोफेशनल कप है, ये लद्दाख हो जाएगा इसका आंसर, याद रखेगा। ठीक है, क्लाइमेट फुटबॉल में पहला प्रोफेशनल कप होने वाला है। यहाँ पे अभी आपको बोले थे ना प्लास्टिक को बैन करने की बात, तो 1 लीटर से कम होगा तो असम सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश जो है प्लास्टिक पर बैन 2022 में ही किया था, जुलाई में, है ना। सरकार जो है इस बार भी प्लास्टिक की रिडिक है ना कि उस पर ये आपका पर्यावरण दिवस का जो थीम रखा गया था, तो इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है? क्लाइमेट फुटबॉल कप का पहला प्रोफेशनल कप कहाँ पे? आपका लद्दाख में। अभी लद्दाख जो है थोड़ा सा वहाँ पे है ना, लद्दाख वाला ये वाला एरिया जानते नहीं है, जो LAC अभी चाइना के साथ जो चल रहा है यहाँ पे गलवान घाटी में, वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस मैटर चल रहा है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी का बात आएगा तो फिर बताया जाएगा। इसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया। देखिए अभी विशेष सत्र बुलाने वाला है 18 सितंबर से, 18 से लेकर 22 सितंबर तक विशेष मतलब संसद का विशेष सत्र प्रारंभ करने वाला है ना। अभी देखिए एक वर्ष में कम से कम 2 गो होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका सत्र, अभी विशेष सत्र बुला रहा है कौन? अपना बीजेपी जो सरकार चला रही है वो बुला रहा है। अब इसमें पता नहीं क्या बात होगा, इसी को लेकर के आदमी उम्मीद जता रहा है कि एक राष्ट्र का एक ही इलेक्शन होना चाहिए। जब भारत हम लोग आजाद हुए थे 1952 में, पहला लोकसभा राज्यसभा का स्थापना हुआ और रेगुलर पहली बार लोकसभा के जो इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम से लेकर 1967 तक लोकसभा का और आपका जो भी स्टेट है मतलब विधानसभा का इलेक्शन साथ ही साथ हो रहा था। क्यों?
अब उसके बाद फिर क्या हो गया ना, कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होने लगा, कांग्रेस पे लोग विरोधी होने लगे, फिर धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म होने लगा। अब फिर से ये मांग उठ रहा है कि अलग अलग इलेक्शन जो हो रहा है उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, वो इस वजह से कहीं नहीं कहीं इलेक्शन चलता रहता है तो आपका आचार संहिता लागू हो जाता है। आप जानते हैं कि आचार संहिता में आप कोई चीज कल्याणकारी योजना का घोषणा नहीं कर सकते, सरकार पब्लिक के लिए कोई चीज चालू नहीं कर सकता है, खर्चा भी ज्यादा होता है और भी ज्यादा लगता है। हमारे जो भी अब ये क्या बोलते हैं, हमारे जो भी जो है सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, यानी जो भी सेना वेना है तो इसमें उसको लगा दिया जाता है, खर्चा भी ज्यादा है, लोग परेशान भी ज्यादा रहते हैं। कई कई बार जो है इसमें क्या किया जाता है, वोट देने के लिए आदमी को समय बर्बाद होता है। एक तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव में क्या है, अगर एक साथ कर दिया जाएगा तो क्षेत्रीय मुद्दा का बात नहीं होगा, ठीक है। जो सरकार अपना रीजनल पार्टी है उसका अलग मुद्दा होता है, वहाँ के लोग का मुद्दा होता है, ये चीज नहीं होगा। अगर एक साथ कर दिया जाएगा तो आदमी को समझ ही नहीं पाएगा। तो देखिए, तो उसी को लेके एक पैनल बनाया गया है, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। और ये अपना अपना कौन, रामनाथ कोविंद कहाँ गए हैं, रामनाथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक जो है मीटिंग, एक कमेटी बनाया गया है। अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र में क्या होगा, यूसीसी की बात होगी या ये बात होगी, ठीक है। ये बीजेपी सरकार जो है ये काम कर रही है। अभी तो मानसून सत्र पता है आप लोग को खत्म हुआ है, एक वर्ष में 3 बार हम लोग ऐसे सत्र बुलाते हैं। एक बार आपका बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, फिर जाड़े में आपका शीत सत्र, मतलब आपका जो होता है जाड़े में होता है। तो ये 3 होता है, अभी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये सत्र भी लोकसभा चल रहा है, आप लोग जानते हैं 2024 में इलेक्शन होने वाला है कि नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा जान लेना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज। देखिए, अभी जो तिमाही है, अपना तिमाही हुआ है ना, अभी तिमाही आया है, तिमाही जीडीपी जो है, देखिए एनएसओ के बारे में जानते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, ठीक है। इसने जो है अपना अभी ग्रोथ रेट जो है, भारत का जो तिमाही ग्रोथ रेट जारी किया है, और इसमें अभी 7.8 जो है अपना बताया है कि भारत का ग्रोथ रेट है। तो उसी तरह से अभी जो इंटरनेशनल एक संस्था है मूडीज, ये देख रहे हैं मूडीज, ये जो है हर देश का जो है ग्रोथ रेट को ये अपना आकलन, अपना अनुमान लगाता है। तो भारत के लिए कितना रखा है, 6.7 रखा है, आरबीआई 6.5% रखा है, ठीक है। 7% कौन रखा है, थोड़ा सा आपको हम लिख के भी लेके आए हैं, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, सारा चीज नीचे में लिखा हुआ है, तो ये याद रखेगा। ये अपना मूडीज जो है भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिए, देखिए अभी विश्व का हम लोग 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था है कि नहीं है। अभी हम लोग 3रे नंबर का अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था 26-27 तक बनने के लिए बात कर रहे हैं। अभी हम लोग 4.25 करोड़ का, 4.25 ट्रिलियन यानी 3.71 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका कितना ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है, 25 ट्रिलियन का है। और ये आपका चाइना जो है, चाइना 19 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है। और हम लोग कितना है, 4.25 यानी 3.71 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है, ठीक है। हम लोग 2026-25 तक जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र बनने का मतलब संकल्पना लिए हुए हैं। तो उसी तरह से ये बात याद रखेगा, एनएसओ द्वारा जो है पहला तिमाही जो अपना घोषणा किया है, तो कितना जीडीपी दर रखा है 7.8%, मूडीज कितना किया है 6.7%, आरबीआई जो है 2023-24 के लिए कितना ग्रोथ रेट जीडीपी रखा है, तो 6.5%। देखिए, वर्ल्ड बैंक जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 के लिए 6.3, ये याद रखेगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना 6.3, अजय बंगा इसके क्या है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष बने हैं, अपने भारतीय मूल के, ये बात जानते हैं। आईएमएफ है ना, कि आपका क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, आईएमएफ कितना रखा है 6.1% रखा है, और फिंच रेटिंग कितना रखा है 6.3%। ये आपको तीनों याद रखना है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, आरबीआई कितना रखा है जीडीपी का 23-24 के लिए 6.5%, आरबीआई 6.5%, मूडीज कितना रखा है 6.7%, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक कितना रखा है 6.3%, आईएमएफ कितना रखा है 6.1%, और फिंच रेटिंग कितना रखा है आपका 6.3%। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, हर एग्जाम में पूछता है, और बड़े एग्जाम में आपका पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये तो क्वेश्चन बात रहता ही रहता है। तो ये बात आपको जान जाना है। और अभी जो त्रैमासिक जो है आपका जीडीपी वृद्धि दर एनएसओ द्वारा जो जारी किया है, उसमें हम लोग को कितना रखा है 7.8% रखा है, ठीक है। चलिए आएंगे तो फिर आपको जीबीए के बारे में बताएंगे, बट इतना थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। एक थोड़ा सा आपका मिसकंसेप्ट, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट दे देता है। आप बहुत बार मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिस अर्थ है, मिस इंटरनेशनल है, तो सब आयोजन, देखिए ये सब आयोजन ये ब्यूटिशियन के लिए ये किया जाता है, और इसको जो है एक अपना सेलिब्रिटी बनाया जाता है। तो मिस वर्ल्ड जो है ना, मिस वर्ल्ड का आयोजन ब्रिटेन 1951 में 1951 से जो है यूके यानी
लंदन मतलब ब्रिटेन द्वारा किया जाता है। और मिस यूनिवर्स जो है 1952 से किया जाता है। ये कौन? आपका अमेरिका कराता है, ठीक है। मिस अर्थ जो है फिलीपींस सरकार द्वारा करवाया जाता है। मिस अर्थ इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, अभी छोड़ जाइए। और मिस इंटरनेशनल जो है वो जापान सरकार द्वारा, मतलब जापान के द्वारा ये प्रतिनिधित्व करवाया जाता है। तो ये इस बार जो है मिस अर्थ इंडिया जो अपना 2023 बनी है, वो आपका बनी है कौन? पिरियन सेन। और इसका मिस अर्थ का जो है इस बार आयोजन वियतनाम में होने जा रहा है। 2023 का वियतनाम दिसंबर के महीना में होगा, तो उसमें ये भाग भी लेगी। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो ये चारों आयोजन के बारे में देखिए, हम लोग रीता फाड़ी बोलते हैं ना कि मिस इंडिया, रीता फाड़ी सबसे पहले बनी थी। फिर मिस यूनिवर्स कहेंगे तो सुष्मिता सेन 1994 में। तो अब तक आपका 3 को 4 को बन गया है। पहले मिस अर्थ, अगर मिस यूनिवर्स की बात कीजिएगा तो सुष्मिता सेन बनी है। सुष्मिता सेन के बाद आपका फिर कौन? 1994 बनी थी ना, 1994 बनी। फिर आपका कौन? लारा दत्ता बनी है, ठीक है। फिर आपका इधर हन्ना सिंह सिंधु बनी है। मिस वर्ल्ड, अगर मिस वर्ल्ड कहेगा तो रीता फाड़िया है। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय है। फिर आपका डायना हेडन है, युक्ता मुखी है। फिर प्रियंका चोपड़ा है। फिर अभी हाल फिलहाल में आपका जो बनी है, ये क्या कौन थी वो? आपका मानुषी छिल्लर बनी थी, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब कौन जीता है? आपका पिरियन सेन बनी है, ठीक है। और ये कौन सरकार द्वारा किया जाता है? तो फिलीपींस मारिएगा। मिस इंटरनेशनल कहेगा तो जापान। मिस वर्ल्ड कहेगा तो यूके। और मिस यूनिवर्स कहेगा तो आपको कहाँ पे करना है? अमेरिका। अभी मिस कौन? आपका गैब्रियल बनी हुई है कि नहीं है? तो मिस यूनिवर्स है वो, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना। प्रियम सेन कौन हो जाएगा? अपना मिस अर्थ इंडिया हो जाएगी। ये बनी है। सीना शेट्टी पिछले बार मिस इंडिया थे, इस बार नंदनी गुप्ता है। ये राजस्थान की है, ये भी राजस्थान की है, ठीक है। ये भी राजस्थान की है, तो थोड़ा सा ध्यान। तो मिस अर्थ इस बार कहाँ होने वाला है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हुनवी है, ठीक है। ये बात अब लोग जानता है। चलिए देखिए, हम बहुत सारा स्पीड में है, हमको बहुत सारा चीज कराना है, रिविजन करा रहे हैं, इसी वजह से भैया, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड चलते चलिए, आगे चलिए। सदी का सबसे कम बारिश अगस्त माह में कितना कम अंका? देखिए इस बार जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के देख रहे हैं ना, कितना बड़ा लफड़ा हो गया है। जितना पानी होना चाहिए उससे पानी से बहुत कम हुआ, 36% कम पानी हुआ। जितना होता है देखिए हर सेंटीमीटर। जुलाई महीने में जो है, जुलाई महीने में आपका देखिए यहाँ पे लिखे हो गए हम, जुलाई महीने में जो है आमतौर पर गलत दिखा गया है, 85 या 28 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर पानी मतलब बारिश होता है, ठीक है। और अगस्त महीने में जो है 25 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो इस बार क्या हुआ है ना कि 25 सेंटीमीटर भी नहीं हुआ है। एल नीनो, देखिए एल नीनो जानता है कि नहीं है? देखिए ये प्रशांत महासागर में, अच्छा छोड़िए, ये जो है कुछ वर्ष 5-6 वर्ष का जो है अंतराल में ये आता है और इसका प्रभाव रहता है। तो इस बार एल नीनो को प्रभाव से क्या हुआ है ना, बारिश सितंबर अगस्त महीना में बहुत ज्यादा कम हुआ है। कितना परसेंट कम हुआ है? 36%। 100 साल में ऐसा पहली बार आंका गया है कि इतना कम बारिश हुआ है। देखिए अभी आप जानते हैं कि अभी जो धान वान का खेती हो रहा है किसानों के लिए, ये कितना परेशानी वाला बात है, ये सब जानते ही होइएगा, ठीक है। तो एल नीनो के प्रभाव से इस बार बहुत ज्यादा पानी कम हुआ है। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। आमतौर पर जो है आपका अगस्त में कितना 25 सेंटीमीटर बारिश होता है, जुलाई में 28 सेंटीमीटर बारिश होता है, ठीक है, आमतौर पर। मगर ऐसा इस बार नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसी वजह से क्लाइमेट ये देख रहे हैं अभी कितना बाढ़, गर्मी, बहुत ज्यादा समस्या है, ठीक है, धरती में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया? देखिए रेलवे बोर्ड पर, रेलवे बोर्ड का स्थापना आप लोग जानते हैं 1905 में हुआ था, ठीक है। पहली बार इतिहास में हुआ है तो कोई महिला को रेलवे बोर्ड का सीईओ और अध्यक्ष बनाया गया है। ये जवाब जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। ये बांग्लादेश में भी उस जोन का जो है वहाँ पे कार्यरत रही है। अनिल कुमार लाहौटी इससे पहले था, ये बात आप लोग जानते। थोड़ा रेलवे बोर्ड के देखिए, टोटल रेलवे बोर्ड का टोटल जोन 19वां जोन है, आपको मालूम है। और ये कलकत्ता मेट्रो को लगा करके ये है, ठीक है। और थोड़ा रेलवे बोर्ड के बारे में बोल दिया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जया वर्मा हो जाएगी, ठीक है। रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 ईस्वी में। पहला रेलवे कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को चला था। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने चला था, है कि नहीं है। रेलवे फादर ऑफ रेलवे किसको? लॉर्ड डलहौजी को कहता है, ठीक है। उसने उस रेलवे का नाम क्या था तो ब्लैक क्वीन था, है कि नहीं है। रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 ईस्वी में। 1924 में जो है रेलवे बोर्ड को आम बजट से अलग कर दिया गया था एक्वर्थ कमेटी में। फिर 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया है, ठीक है। तो इसी का अध्यक्ष बनाई गई है आपका जया वर्मा सिन्हा। टोटल 19 जोन है रेलवे में, है कि नहीं है। और रेलवे के बारे में आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन है अभी जो है आपका। और एक थोड़ा सा सीडी देशमुख जो है आपका चर्च गेट वाला वहां पे है ना मुंबई में, ठीक है। तो उसका स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रख दिया गया है अपना, है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है?
65वें रेमन मैग्सेसे, देखिए रेमन भारत मतलब एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। 1957 में इसका स्थापना हुआ था। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है मैग्सेसे था, उसी के याद पे ये मनाया जाता है। पहले 6 क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता था, इस बार 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का घोषणा किया गया है, जिसमें से एक हमारे भारतीय है, ठीक है, आर रवि कन्नन है। ये असम में जो है 2007 से लेकर अब तक वहां पे कार्यरत है। सी वो जो है एक हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में जो है उसके एमडी है, मतलब उसका जो है महानिदेशक बने हुए हैं। ये तमिलनाडु के हैं। आर रवि कन्नन जो है ना, जो सर्जिकल अब जानते हैं ना, जो अपना कैंसर है, ठीक है, कैंसर में मतलब पूर्वोत्तर भारत में कैंसर में जागरूकता फैलाने में इसका बहुत ज्यादा रोल रहा है, ठीक है। रवि कन्नन को इसी को इस बार दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में $50,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे थे, 1958 में मिला था, ठीक है। विनोबा भावे के बारे में जानते हैं, 1983 ईस्वी में इसको जो है भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। 1951 में भूदान आंदोलन चलाए थे, 1948 में सर्वोदय आंदोलन चलाए थे। किसके बारे में बोल रहे हैं सब? ये सब विनोबा भावे के बारे में बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो विनोबा भावे को जान लीजिएगा। उसके बाद फिर 2019 में हाल फिलहाल में अपना रवीश कुमार को दिया गया, फिर उसको क्या बोलते हैं आपका अरविंद केजरीवाल को भी मिला है, बहुत सारे लोग को मिला है। तो आर रवि कन्नन ये पाए। और आर रवि कन्नन कहाँ के रहने वाले? ये तमिलनाडु के मूलतः है। ये असम में पूर्वोत्तर भारत में जो है आपका सर्जिकल जो होता है ना कैंसर, उसका जो ये उसको जागरूक के लिए उसी में है। और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है आपका, उस हॉस्पिटल का नाम वहाँ पे आपका ये बड़ा कछाड़ जिला है, वहीं पे एक हॉस्पिटल है, उसी के वहाँ महानिदेशक है ये आर रवि कन्नन। और देखिए और क्या है ना, 65वें जो एशिया मूल के जो भी लोग हैं, इस जो अच्छा काम करते हैं, पहले तो 6 क्षेत्र में दिया जाता था, फिर इसका दायरा 2008 से बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी जो अच्छा कोई भी सेवा देता है बढ़िया एशिया मूल का होना चाहिए, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कोरबी रक्षद ये बांग्लादेश के हैं, उसको भी मिला है, ठीक है। और ये आपका कौन है? यूजेनियो लोमोस, इसको भी मिला है। और मरियम कौन है? कोरोनेल है, ये फिलीपींस की है, इसको भी मिला हुआ है। इस बार 65वें रेमन मैग्सेसे $50,000 का राशि दिया जाता है। 1957 में इसका स्थापना हुआ था। 1958 में अपना भारतीयों को दिया गया, विनोबा भावे को। देखिए ये हम लोग बोलते हैं ना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गांधी जी का विनोबा भावे को ही कहते हैं। आप लोग की बात जानते हैं, भूदान आंदोलन में इसका भूदान आंदोलन अपना पोचमपल्ली से किया था, आंध्र यहाँ से है कि नहीं है? तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा 1951 से। तो 1983 में इसको नोबेल भी भारत रत्न भी दिया गया है। तो उसी तरह से भारत के रवि कन्नन को दिया गया है, ठीक है। ये कहेगा कि किस चीज से संबंधित है, तो ये क्या कहिएगा, ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं होता है, जो कैंसर होता है उसी के सेवा के लिए। लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल आदमी है, बहुत ज्यादा ये सोशल सर्विस मतलब समाज में सेवा देते हैं। तो ये सारे लोग को भी मिला है। बांग्लादेश के कोरबी रक्षद को याद रखिएगा, बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो हाल ही में शतरंज के अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 8वें स्थान, देखिए अभी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी क्या कहिएगा? तो क्या कहिएगा? डी गुकेश कहिएगा। देखिए डी गुकेश अभी आपका अजरबैजान के जो बाकू में चल रहा था, ठीक है, आपका विश्व शतरंज कप, तो उसमें आर प्रज्ञानंदा आपका मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का, उससे हार करके ये जो है रजत पदक लेके आया था। ये अलग आदमी है। अभी जो है शतरंज का अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें से 17 वर्ष के डी गुकेश को 8वां पूरे विश्व में 8वां स्थान पर प्राप्त हुआ है। और ये किताब जो है अपना विश्वनाथ आनंद है ना, वो लेके 1986 लेके अब तक था। पहली बार ऐसा हुआ है कि डी गुकेश जो है उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। मतलब विश्वनाथ आनंद के बाद ये बंदा इस मतलब ये रैंकिंग प्राप्त करने वाला हुआ है। अब भारत के नंबर 1 अगर शतरंज खिलाड़ी कहेंगे तो डी गुकेश मारिएगा। अभी इसको रैंकिंग दिया गया, पूरे विश्व में इसका 8वां स्थान है, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन से जो है यहाँ पे अजरबैजान के जो बाकू में हो रहा था, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में जो हो रहा था, ये क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार गया था। फिर फाइनली अपना आर प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन से फाइनल राउंड में खेला और अपना ये रजत पदक लेके आए थे और वो अपना स्वर्ण लेके गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन हो जाएंगे अभी शतरंज के? तो डी गुकेश हो जाएंगे। विश्व रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में कितना स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। डी गुकेश 17 वर्ष के हैं। ये थोड़ा सा आपको जान के चलना है, ठीक है। ये आदमी को ये क्या है ना, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था एफटीटीआई के बारे में आप लोग जानते होइएगा। इसका नियुक्त किया गया आर माधवन को अभी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में भी आपको बोले थे सर्वश्रेष्ठ जो है डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। वर्णित है रॉकेटरी द नंबी है ना, इफेक्ट के लिए दिया गया था, है ना। इसी को यही है डायरेक्टर, तो इसी को एफटीटीआई का अध्यक्ष बनाया गया हाल फिल। इसका जो स्थापना 1960 में होता है, ठीक है। और इसका ये कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे में जानते हैं ना, महाराष्ट्र में पुणे है, ठीक है। वहीं पे जो है
परिसर है वहीं पे जो है ये है, ठीक है। तो आर माधवन को इसका एफटीटीआई का अध्यक्ष बनाया गया। आर माधवन कौन है? तब ये बहुत ज्यादा फेमस हो जा रहा है, मतलब इंपोर्टेंट हो जा रहा है इसका दो। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसको जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया है, तो कौन सा फिल्म के लिए? तो ये कहते रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए, ये तो जान ही लीजिएगा। और इसी को एफटीटीआई का अध्यक्ष बना दिया गया आर माधवन है, ठीक है। तो ये याद थोड़ा सा विवेक अग्निहोत्री के बारे में जानते हैं। कश्मीर फाइल नरगिस दत्त पुरस्कार इसी को दिया गया था, ठीक है, इसी के फिल्म को। चलिए सारा चीज बता चुके हैं, आप जाके डिटेल से पढ़ना चाहते तो जाइए, एकदम 5-5 क्वेश्चन के लिए 1-1 घंटा पे बताएं सारा चीज ए टू जेड। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थॉर्मन थर्मन, देखिए सनमुगरत्नम के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये थर्मन सनमुगरत्नम है। ये सिंगापुर में अभी इलेक्शन हो रहा था राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये क्या है ना, 70% से अधिक जो है मत से ये वहां पे अब चुनाव जीत गए। ये भारतीय मूल के, अब देखिए भारतीय मूल ऐसा है ना, अभी पूरे विश्व में हम लोग 9 देश ऐसा हो, 9 देश यानी 8-9 देश ऐसा है जहाँ पे भारतीय मूल के लोग वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन है, ठीक है। तो उसी तरह से अपने थर्मन सनमुगरत्नम है, इसके ये जो मूल निवासी कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। इसके दादा जो है यहाँ से माइग्रेट हो गए थे, ठीक है, वो वैज्ञानिक थे, है ना। तो यहाँ से चले गए थे सिंगापुर, फिर सिंगापुर में रहने लगे। वहीं पे रहते रहते ये 2000 से 2001 से जो है राजनीति में सक्रिय थे थर्मन, ठीक है। फिर 2011 से लेकर 2019 तक वहां के उप प्रधानमंत्री भी पद में रहे, है कि नहीं है। सिंगापुर जानते हैं जो अपना दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आपका, उसमें आपका आसियान ग्रुप है ना, आसियान ग्रुप जो आसियान का स्थापना 1967 में होता है ना, तो उसमें से ली क्वांग एक आदमी थे, ठीक है। सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति थे। सिंगापुर का हालत पहले बहुत खस्ता था, बहुत बेकार था, ठीक है। तो ली क्वांग के नेतृत्व में सिंगापुर बहुत आगे पहुंचा, ठीक है। और उसी के नेतृत्व में 1967 में जो है आपका आसियान जो बैंकॉक था, बैंकॉक घोषणा पत्र पड़ता है ना, तो ये 1967 में उसमें उसका बहुत ज्यादा योगदान था आसियान समूह बनाने में, ठीक है, ली क्वांग। तो यहाँ का थोड़ा सा सिंगापुर में देखिए बहुत छोटा देश है। आपको थोड़ा सा वर्ल्ड में अगर दिखा देते हैं, मैप दिखा दे, देखिए ऊपर में मलेशिया है, नीचे में एकदम छोटा सा देश है, वहाँ पे एक जोहर स्ट्रेट है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना जोहर जल संधि है, जो ऐसे करके जोड़ता है आपका, हाँ। तो ये सारा चीज याद रखिएगा। ये 2011 से लेकर 19 तक जो है वो वहां पे देखिए ये देखिए लिखा हुआ भी है, 2011 से लेकर 19 तक उप प्रधानमंत्री के पद में रहे हैं। भारतीय मूल के तीसरे आदमी ऐसे हैं जो वहां के राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ज्यादा वोट से जीते हैं। ये तीसरे भारतीय हो जाएंगे। कौन कितना भारतीय? ये तीसरे भारतीय है जो वहां के राष्ट्रपति, भारतीय मूल के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगापुर याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम मैप निकाल ही देते। देखिए समय का अभाव की वजह से हम ज्यादा आप लोग के साथ लंबा खींचना नहीं चाहते। देखिए ये देख रहे हैं, ये आपका सिंगापुर है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका मलेशिया है, एकदम यहाँ पे एक छोटा सा देश है आपका सिंगापुर, ठीक है। ये सिंगापुर है आपका, सिंगापुर। यहाँ पे जोहर स्ट्रेट है, ठीक है, जोहर स्ट्रेट है। यहाँ पे आप मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट है ना, ये आपका ऐसे करके ये मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। ये आपका दक्षिण चीन सागर है, ये है ना, ये सारा चीज है। यहाँ पे आपका अंडोमान सागर है, तो यहीं पे आपका है। ये आपका इंडोनेशिया, ये मलेशिया है, ये थाईलैंड है, ये वियतनाम है, ये मलाउस है, ये सारा ये टोटल ये आपका आसियान का सदस्य, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपको पता है 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से बना था। ली क्वांग ये सिंगापुर के थे, सिंगापुर पहले इसका हालत ठीक ठाक नहीं था, यहाँ पे वही इसी ने जो है सिंगापुर को हाईटेक बनाया। चलिए तो अभी टोटल अगर कहा जाए पूरे दुनिया में भारतीय मूल कितने लोग थे जो अब राष्ट्र थे, तो सबसे पहले यहाँ पर जानिए मेडागास्कर में, मॉरिशस में, आपका इंग्लैंड में अपना ऋषि सुनक जो है, ठीक है, तो जानते ही हैं। उसके बाद पुर्तगाल में है, उसके बाद यहाँ पे आप आइएगा ना तो यहाँ पे आपको सूरीनाम मिलेगा, ग्योना मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए चंद्र प्रसाद संतोखी आया था, इरफान अली आए थे, तो ये सब चीज भारतीय मूल के ही लोग हैं, इस सब में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जब कमला हैरिस भी जानते हैं, वो भी आपका यूएसए में बैठे हुए हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर, है कि नहीं है। पुर्तगाल में भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऋषि सुनक बैठे हैं, मॉरिशस में है, मेडागास्कर में है, ठीक है। तो ये अगर टोटल मिला दिया जाए तो हमको लगता है 8-9 देश बन जाएगा। तो यहाँ पे पूरा भारतीय मूल के लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में आसीन है कि नहीं है। तो अगर जोड़ लीजिएगा तो कैसे, एक तो पहले सिंगापुर आपका यहाँ पे हो ही गया, हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद मॉरिशस हो गया, फिर मेडागास्कर हो गया, इधर कितना हो गया, 3-4 को ऐसे करके अगर जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका सूरीनाम है, यहाँ पे आपका ग्योना, एक चंद्रिका प्रसाद संतोखी आई थी, आया था, ठीक है, आपको पता है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। देखिए राष्ट्रीय जो है शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 2023 में कितने शिक्षक को, 75 शिक्षक को पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। इस बार जो है बिहार के जो है 3 शिक्षक को भी दिया जाएगा, पिछले बार भी दिया गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये बात आप
जानते चलिएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में कितने शिक्षक को दिया जाता है, दिया जाएगा तो 75 शिक्षक को दिया जाएगा ये अवार्ड, ये याद रखिएगा। बिहार का कितना है, 3 है, ठीक है ना। ये सारा चीज है। चलिए आपके लिए ये तो सर आपका क्वेश्चन हो गया, जो आपको हम थोड़ा सा पहले बता चुके हैं, कुछ नहीं बताए थे तो हम बता चुके हैं। अब थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विशेष आपका स्थान रखता है, ठीक है। उज्जैन में देश का पहला वैदिक घड़ी लगाया जाएगा, उज्जैन जानते हैं आप लोग, ठीक है, एमपी में है। वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण योजना जनधन योजना 28 अगस्त को शुरू किए थे हम लोग, ठीक है। पहली बार 15 अगस्त 2014 को मोदी जी घोषणा किए थे, तो वो ये योजना किया है, 9 वर्ष पूरा कर लिया है, ठीक है। 50 करोड़ से अधिक इसके पास जनधन खाता हो गया है, ठीक है। 56% जो है महिला इसमें खाताधारी है, ठीक है। सबसे अधिक खाता यूपी का ये था, तो 9 वर्ष पूरा कर लिया। ये जो है ना समावेशन के लिए जनधन बहुत मैटर करता है, तो इसको आप एकदम याद रखिएगा। 50 करोड़ से अधिक आपको बोल चुके हैं, ठीक है। जनगणना अधिनियम, देखिए अभी जनगणना के बारे में बिहार में जो है जातिगत जनगणना हो रहा था, तो इसको रोक लगा दिया था, फिर रोक लगाने के बाद फिर इसको करने के लिए बोल दिया गया, तो इसी को लेकर चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो जनगणना जो है, जनगणना के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, मेरा एक वीडियो में देखिएगा, करंट जनगणना से रिलेटेड सारा चीज बता चुके हैं। तो जनगणना जो है ये केंद्र सरकार का जो है केंद्र आपको के मतलब संघ सूची में आता है, और इसी में जो है जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ये बात कौन बोला है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है केंद्र सरकार ने। तो आपको बोल सकता है जनगणना अधिनियम कब आया था, तो आपको 1948 याद रखना है, ठीक है। बिहार को लेकर के ये चीज स्टे की, कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ जनगणना नहीं करा सकता, क्योंकि जनगणना अधिनियम जो 1948 है उसमें कहा गया है जनगणना का जो विषय है वो केंद्र सरकार के केंद्र सूची का विषय है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर किया है। 2030 तक घर घर में जो है पीएनजी पाइपलाइन से आपको टोटल 12.5 करोड़ आदमी को क्या करना है, गैस पहुंचाना है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद फिर से जो है आपका अभी आपका उज्ज्वला योजना है ना, उज्ज्वला जो आपको एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें जो है आपका कितना लगभग 72 करोड़ मतलब आपका फिर 72 करोड़ मतलब लगभग इसका अच्छा खासा था, बराबर डाटा याद नहीं है, देख लीजिएगा। फिर से इसमें जो है ना आगे बढ़ाने का बात किया गया कि इतना लोग को जो है फिर से 72,000 है कि कितना है, देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो सकता होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इतना फिर उसको बढ़ाया गया उज्ज्वला योजना के लिए। गैस सिलेंडर का दाम भी कम किया गया है, ठीक है, 200 रुपया। और जो आपका उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर लेता है, जो बिना पैसे के, ना चूल्हा का लगता है ना कुछ सिक्का नहीं लगता है, तो उसको 400 रुपया का आपका कम किया गया है, और ऐसे 200 रुपया कम किया गया है। और 2030 तक आपका जो पाइप से गैस पहुंचाने का जो बात है, 12.5 करोड़ घर में 2030 तक लक्ष्य रखा गया। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत और केनिया हिंद महासागर, देखिए अभी हिंद महासागर में केनिया विलियम रूटे आया था। केनिया थोड़ा सा भारत के लिए एक अच्छा देश माना जाता है, ठीक है, अफ्रीका महादेश का ये देश है। तो सुरक्षा के लिए दिल्ली में बैठक हो रहा था, तो आतंकवाद के मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त बैठक पर हुआ है, प्रशिक्षण पर सहमत हुआ है, तो याद रखिएगा। और केनिया के रक्षा सचिव कौन है, अदन बेडवेले है, ये याद रखिएगा। केनिया के रक्षा सचिव कौन है, अदन बेडवेले हैं। और राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय बैठक किया है, तो उसमें क्या कर दिया गया है कि हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण पर सहमत हो गए हैं। तो ये याद रखेगा, केनिया का रक्षा सचिव कौन है, अदन बेडवेले है, पूछ सकता है, ठीक है। और केनिया के राष्ट्रपति कौन, विलियम रूटो है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर ऑक्सीजन तो जानते हैं आप लोग। सागर परिक्रमा का देखिए, सागर परिक्रमा 2022 से शुरू किया गया है। इसमें क्या है ना, जो तट में जो मछुआरा है, तो मछुआरों तक क्या है, समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए हम सागर परिक्रमा शुरू किया गया 2022 से। इसका 8वां चरण तमिलनाडु से शुरू किया गया, ये याद रखिएगा। सागर परिक्रमा का चरण 8 का शुभारंभ कहां से, तमिलनाडु से किया गया है। और कौन किए हैं इसको, पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री भी है कि नहीं है, 2022 में इसका प्रारंभ किया। उत्पादन प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर और जो है लैपटॉप की जो कंपनी है, ठीक है, उसी को जो है 17,000 करोड़ रुपया देना मतलब दिया जाएगा कि आप कंपनी बैठाइए। तो उत्पादन प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है, तो क्या कहिएगा, कंप्यूटर और लैपटॉप कंपनियों को यहाँ पे अपना कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। तो कौन सी योजना, उत्पादन प्रोत्साहन योजना, ये आप जानते चलिएगा। ये एकदम पूरा आपके लिए VBI मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने आपको लिख करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। 30 अगस्त को 2023 में सबसे बड़ा एवं चमकीला चंद्र, देखिए अभी पहली बार जो है ये 10-11 साल में एक घटना घटता है, ठीक है ना। तो अभी आपका सुपर ब्लू मून का घटना होता है। देखिए ब्लू एक होता है ना फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून। तो क्या होता है ना, पृथ्वी और चंद्रमा, देखिए वो थोड़ा सा आपको मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है।
जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर और अपना चक्कर 27 दिन में लगाता है, ठीक है। ये बात जानते हैं, 27 दिन कुछ घंटा में लगाता है, ठीक है। अब 4 घंटा कहिए या 6 घंटा कहिए, ठीक, तो इतना दिन में लगाता है। तो ये क्या है, ये अपना घूमता रहता है। तो जो एक महीना में अगर एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाएगा तो लास्ट वाले पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहेंगे, है ना। और सुपर ब्लू मून क्या होता है कि नजदीक भी होगा और बहुत चमकीला होता है। तो चमकीला क्या, 14% अधिक चमकीला हो जाता है, ठीक है। 14% अधिक चमकीला हो जाता है, ठीक है। और पूर्णतः रूप से दिखा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे नजदीक होगा तो उसको हम लोग पेरिजी कहते हैं, और जो चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो उसको हम लोग एपीजी कहते हैं, है ना। जो सबसे नजदीक का घटना होता है तो 3,57,000 चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना, 3,84,000 है ना। तो जब नजदीक आ जाता है तो उसको हम लोग पेरिजी कहते हैं। पेरिजी में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है, 3,57,000 हो जाता है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या है, सुपर ब्लू मून कहते हैं। देखिए मोस्ट संभवतः एक महीना में एक ही पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा क्या होता है, पूर्णिमा में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे आ जाता है ना, चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है, चंद्रमा एकदम बगल नजदीक में आ जाता है, पूरे रूप से हम लोग को दिखाई देता है कि नहीं। तो यही वाला घटना को हम लोग सुपर मून, ब्लू मून और फुल मून कहते हैं, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा का घटना आप लोग ये सब जानते हैं। तो अब क्या कहिएगा, 2 पूर्णिमा में से लास्ट वाला जो पूर्णिमा होगा उसको ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। अब ब्लू मून में चंद्रमा और पृथ्वी कोई ब्लू कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और क्या है ना, सुपर मून और ब्लू मून के घटना के साथ साथ जो घटना होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये 10-11 साल में घटना होता है, अब नहीं होगा, अब बहुत दिन बाद होगा। तो ये 30 अगस्त की घटना है, थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। 30% चमकीला, जो 14% अधिक हमको दिखाई देते 30% चमकीला होता है, ठीक है। और ये नजदीक का, और इसका एपीजी और पेरिजी याद, उपभू और पुभू होता है ना। तो ये थोड़ा सा एपीजी और पेरिजी, जैसे एपीहिलियन और पेरिहिलियन होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर ज्यादा दूर हो जाएगा तो क्या कहते हैं, उसको अपसौर कहता है ना। और अगर बगल में हो जाता है तो उपसौर कहता है, ठीक है। तो बगल में होता है 3 जनवरी 4 जुलाई वाला घटना जानते हैं ना। तो उसी तरह से चंद्रमा और पृथ्वी के नजदीक का जो घटना होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपीजी और पेरिजी, ठीक है। एपीजी क्या होता है, जब दूर होता है, और पेरिजी क्या होता है, जब नजदीक होता है। कौन, चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा। तो जिस दिन नजदीक होगा और पूर्णतः दिखाई देगा, चमकीला अधिक होगा, पूरा दिखाई देगा, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। और एक चंद्रमास में अगर 2 पूर्णिमा होगा, एक पूर्णिमा इधर हो गया, एक पूर्णिमा हो गया, होता है ना कभी कल, एगो हो गया फिर हो गया, तो इस बार जो लास्ट वाला पूर्णिमा होता है इसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। और ये नजदीक भी हो जाता है और बहुत पूर्णतः दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। तो ऐसी घटना को सुपर ब्लू मून कहते हैं, जो इस बार हम लोग का 30 अगस्त को हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसी वजह से मैं लिख लिया था, सोचा कि शायद आपको बता दो। ब्लू मून एक खगोलीय घटना है, इसमें से ब्लू मून और सुपर मून का संयोजन होता है। वही सारा बात है जो आपको हम बताए हैं, कुछ खास उतना भी नहीं है, कम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को हम लोग एपीजी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के जब नजदीक होता है तो उसको उपभू कहते हैं या पेरिजी कहते हैं, ठीक है। नाइजर के बाद अफ्रीका महादेश का गैबोन जानते हैं आप लोग, अटलांटिक महासागर से गैबोन जो है यहाँ से करके रेखा होकर गुजरता है, याद रखिएगा, गैबोन से, ठीक है। करके रेखा कहते हैं, सॉरी 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा होकर गुजरता है, विषुवत 0 डिग्री। यहाँ पे आपका साउथ में गैबोन, आपका कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, फिर आपका केनिया हो जाएगा, ठीक है, सोमालिया हो जाएगा, ये आपका होके गुजरता है। तो ये कांगो में फिर से क्या हो गया है, वहां पे जो है तख्ता पलट हो गया है, वहां का जो सेना है, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति को गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया है और अपना जो है सेना वहां पे कब्जा जमा लिया। वहां का जो लोग सब जो है कुछ भी है, तो अफ्रीका महादेश में सब चलता रहता है। उससे पहले ये नाइजर में अली गैम्बो के साथ हुआ था, अब यहाँ पे हो गया है आपका गैबोन में हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से 0 डिग्री रेखा होकर गुजरती है। ये अटलांटिक महासागर, यानी इधर आपको क्या कहिएगा, पश्चिमी अफ्रीका, मतलब पश्चिमी अफ्रीका का देश है गैबोन, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र का उत्पादन करने वाला ककरपड़ा सबसे सूरत में है, ठीक है। 750 मेगावाट इसका तीसरा इकाई शुरू कर दिया गया है स्वदेशी रूप से, ठीक है, स्वदेशी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ककरपड़ा में स्वदेशी तीसरा सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला ककरपड़ा आपका बन गया, याद रखिएगा। जनगणना अधिनियम तो आपको बता दिए अनुसार जनगणना अधिक करने वाले का अधिकार हो गया 2030 तक। घर में एलपीजी तो हो गया ना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, देखिए ये यूपी सरकार का क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना यूपी सरकार चला रही है। पहले 15,000 रुपया दिया जाता था, 10,000 रुपया बढ़ा दिया गया है, और रक्षाबंधन के अवसर पर अब कितना दिया जाएगा, इसमें 25,000 रुपया दिया जाएगा, ये याद रखेगा। 25,000 रुपया दिया जाएगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना में, 15,000 से बढ़ाकर देखिए, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल और महासंघ, अभी अपना पीटी उषा है ना, तो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, तो उसी का वो जो है राष्ट्रमंडल खेल का उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही पीटी उषा। राज्यसभा का सदस्य भी है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेगा, राष्ट्रमंडल खेल के उपाध्यक्ष के जो चुनाव जो है, उपाध्यक्ष का चुनाव
अपना कौन लड़ेगी, पीटी उषा वो लड़ेगी, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी है, राज्यसभा से सांसद भी है, ठीक है। पहला 3 में ही आपको बता दिए थे, जून से मतलब अप्रैल से जून तक जो है एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, 7.8% जीडीपी रखा है, ठीक है। चलिए मिस अर्थ के बारे में तो बता ही दिए थे। मिस अर्थ का आयोजन 2000 वियतनाम में होगा, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो है अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ अमित शाह किए थे, दिल्ली से किए हैं, ठीक है। और उसी में जो है अपना आपका वहां पे अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ दिल्ली से अमित शाह द्वारा किया गया है। 7500 कलश लेकर मिट्टी लेकर के दिल्ली में पहुंचेगा और वहां पे जो है वार मेमोरियल के पास समीप जो है अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये याद रखिएगा, कहेगा अमृत वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा। कितना कलश, तो 7500 कलश लेकर के वहां पहुंचेगा। और ये सारा चीज जो किया जा रहा है किस अभियान के तहत, तो मेरी माटी मेरा देश, जितना भी देश के लिए जो है अपना बलिदान दे दिए, ठीक है, उसी को याद करने के लिए, ठीक है, उसी को याद करने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ अमित शाह किए हैं, ठीक है। और ये पे आपका 7500 कलश लेकर के आपका दिल्ली मेमोरियल के पास आप वार्ड के समीप जो है अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक गांव से मिट्टी लेकर के वहां पे जो है ये सारा चीज का क्या करेगा आपका स्थापना किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अमृत वाटिका निर्माण योजना वहीं से आपका। G20 का पर्यावरण संरक्षण अभियान का योजना, देखिए G20 का अभी पर्यावरण संरक्षण है ना, ये याद रखिएगा। आपको अभी बोला है क्लाइमेट चेंज को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। देखिए पानी नहीं हो रहा है, 100 साल में पहली बार ऐसा घटना हुआ है। इतना एल नीनो का इफेक्ट और भी होता था मगर इतना नहीं होता था जितना इस बार हुआ है, ठीक है। तो अभी खाद्यान्न ही नहीं उत्पन्न होगा तो कैसे लोग तक भोजन पहुंचेगा, अब खाद्यान्न का संकट आ जाएगा, है कि नहीं है। अभी हम लोग बोल रहे थे ना पोषण सप्ताह मना रहे थे, अभी भी बहुत लोग ज्यादा गरीबी रेखा से सही से खा नहीं पा रहे हैं। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो क्या होगा, समझ जाइए धरती में जीवन संकट में अब दिख रहा है। G20 का पर्यावरण संरक्षण अभियान का योजना मिजोरम के आइजोल में किया जा रहा है, ठीक है। G20 का समापन अब होने ही जा रहा है हम लोग के पास, तो ये देखिएगा पर्यावरण संरक्षण अभियान कहाँ हो जाएगा, मिजोरम में। मिजोरम का राजधानी कहाँ है, आइजोल में। बॉलीवुड के अनेक बेहतरीन गीत देने वाले गीतकार आपको पता है देव कोहली का निधन हो गया है। बहुत बड़े गीतकार थे ये। इसरो के सौर मिशन 11 के बारे में बता चुके हैं, ये सब जान के देखिएगा, एकदम बहुत मस्त से हम बताए हैं। अब फिर एक बार देख लीजिए आप लोग अपने स्तर से, ठीक है। बैठक में पीयूष गोयल और कौन है, यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर है। सहकारी किसान सम्मेलन का आयोजन आपका राजस्थान में हुआ था, गंगापुर में, ठीक है। और क्या है, विश्व व्यापार गठन अभी तो बोल ही दिए थे, 13वां बैठक आपका यूएई में हो रहा है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच नई दिल्ली का तीसरा। चलिए ये सब बता चुके हैं। बस अगला क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये बहुत है। अभी अमेरिका में जो है जॉर्जिया, एक वहां पे क्या है, जॉर्जिया जो है वहां पे एक प्रांत है, जैसे टोटल अमेरिका का 50 प्रांत है ना, उसमें से एक प्रांत है जॉर्जिया, ठीक है। इसका जो राजधानी अटलांटा होता है, ठीक है, जॉर्जिया का राजधानी है। यहीं से पकड़ा गया था बाइडेन, ठीक है, बाइडेन बोलते हैं, सॉरी, ये है ट्रम्प, ठीक है ना। ट्रम्प पे आपको बोल रहे कि चुनाव में हेरफेरी करने में, और एक जो पॉर्न स्टार के साथ उसका क्या संबंध था उसी को लेकर के उस पर आरोप था। तो ये जॉर्जिया थे। तो जॉर्जिया ने जो है अक्टूबर माह को जो है हिंदू विरासत हेरिटेज पंथ के लिए घोषणा किया है इस बार। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। जॉर्जिया प्रांत है अमेरिका का 50 प्रांत में से एक। तो अब अमेरिका में टोटल प्रांत की संख्या 50, सबसे बड़ा प्रांत अलास्का, और सबसे अंतिम प्रांत कहेगा तो आपका हवाई द्वीप कहिएगा। और वहीं पे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, आप है ना, मोनालवा सब है ना, तो वही सब है। तो थोड़ा सा ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया, सीसीआई ने ये अनुमति दे दी है। तो याद रखिएगा एयर इंडिया विस्तारा है ना, मैनेजर विस्तारा एयरलाइंस के साथ इसका विलय हो गया है। आदित्य एल1 को इसरो के मिशन के बारे में आप जानी। सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव में थर्मन सनमुग रत्नम को कैमा 9वें राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्री थे, ये बात अभी आपको बताया है, ठीक है। भारत के तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बनेंगे। 70% मत से अधिक प्राप्त किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ श्रेणी दिया गया। एकदम याद रखिएगा ये बात, ठीक है। आरबीआई कौन है, देखिए ये जो है आपका आरबीआई के जो है गवर्नर शक्तिकांत दास है, उसको ग्लोबल ना वैश्विक, यहाँ पे वैश्विक वित्तीय बोल सकते हैं, वैश्विक वित्तीय केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट 2023 के A+ श्रेणी में का रेटिंग मिला है, ठीक है। इसके लिए अपना प्रधानमंत्री और अपना क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसको जो है धन्यवाद भी दिए हैं। शक्तिकांत दास अपने सेंट्रल बैंक के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। एएसआई ने लॉन्च किया है कौन, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इंडियन हेरिटेज ऐप को
और ई परमिशन पोर्टल भी शुरू किया है। एएसआई तो जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यूपीआई ने भारत में 10 बिलियन मासिक लेन देन, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। याद रखिएगा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसको क्या एनपीसी बोलते हैं ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। तो एनपीसीआई इसको ही रेगुलेट करता है, एनपीसीआई। तो यूपीआई ने जो है भारत में 10 बिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है। ये भी याद रखेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। कई देशों के साथ इसका भी यूपीआई हम लोग का अपना भी लिया है। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर को मिला नवरत्न का दर्जा, ठीक है। अब टोटल नवरत्न की देशों कंपनियों की संख्या 13 हो गया, और महारत्न, नवरत्न और महारत्न दोनों 13 हो गया, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका टोटल आज का करंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। मैं बहुत जल्दी करने के प्रयास किया हूं, मैं कुछ बताया नहीं हूं, समझाया नहीं हूं। समझाने के लिए अगर जाइएगा, हम 5-5 क्वेश्चन में 15, 45, 30 मिनट का वीडियो हम बना चुके हैं। जाके पीछे देखिएगा, पूरा डिटेल, हर क्वेश्चन का डिटेल, क्यों हुआ, काहे हुआ, कब है, क्या है, नहीं है, सारा चीज। अगर नवरत्न महारत्न है तो क्यों है, ये सारा चीज मैं जोड़ दिया, कहाँ है, सारा चीज बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से बता चुके हैं। लंबा वीडियो होने की वजह से जल्दी बोलना पड़ता है, ठीक है। और आप लोग जो देखते होंगे रेगुलर, तो उसको तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, और जो रेगुलर नहीं देखते हैं उसको दिक्कत है। तो अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत होगा तो जाके जो आपका डेली जो करंट अफेयर आता है उसको आप जाके देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारी चीज आराम से समझा दी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब नहीं छूटा है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल एक नया समसामयिक घटना लेकर के, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो भी पढ़िए उसका रिविजन जरूर कीजिए। रिविजन नहीं कीजिएगा, नहीं बोलता है कि लेस स्टडी मोर रिवीजन, तो ये जरूरी है। आप पढ़िए, सटीक पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़िए, हर चीज नहीं पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो आपको पढ़ना चाहिए, हर चीज नहीं पढ़ना है। सटीक पढ़िए, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। देखिए, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन नहीं होगा। आज के डेट में एग्जाम में देखिए कितना कंफ्यूजन करा था, एकदम नियरेस्ट में, एकदम बगल में ले जाके देगा, ठीक है। स्टेज छोड़, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा, जानता हुआ चीज नहीं पढ़ पाइएगा। इसी वजह से एक नजर कोई भी चीज के लिए देना जरूरी है।